अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। दुधारू पशुओं में आने वाले बांझपन की समस्या और उसका निदान, हरी खाद वाली फसलों की खेती और उनकी पलटाई पर अधिक जानकारी, अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु कैसे करें पॉली हाउस में झरबेरा फूल की खेती। हमारे राज्य के अधिकतर किसान भाई कृषि के साथ साथ दुधारू पशुओं का पालन कर रहे हैं और उनसे वो अच्छा लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी उनके दुधारू पशुओं में बांझपन की समस्या देखने में आती है और अगर वो इसका समय पर निदान नहीं करवाते हैं तो आगे चलकर उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए किसान भाई इस समस्या को पहचान कर कब कराएं इसका निदान, इस विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए चलिए मिलते हैं श्रवण खेड़ा कानपुर देहात के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वृंदावन राठौर से। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो गाय हैं, गायों में बड़े पशुओं में बांझपन की समस्या होती है। बांझपन की समस्या दो प्रकार की होती है, एक तो स्थायी बांझपन और अस्थायी बांझपन। स्थायी बांझपन का कोई निदान नहीं हो सकता। अस्थायी बांझपन में एनिस्टस है जिसमें पशु गर्मी में नहीं आता है। दूसरा रिपीट बीटर का मतलब ये होता है कि किसी पशु को हम बार बार गर्भित कराते हैं और वो गर्भ धारण नहीं कर पा रहा। ये जो समस्याएं होती हैं, ये किसान भाई अगर इस पर ध्यान दें, प्रत्येक पशु को जो दाना दे रहे हैं हम 2 किलो दाना तो जीवन निर्वाहन के लिए देना पड़ता है। अगर प्रोडक्शन वाला जानवर है जिससे हम दूध ले रहे हैं या हमारा गर्भित पशु है तो उसी हिसाब से उसका दाना बढ़ाना पड़ेगा और प्रति 1 लीटर दूध में 500 ग्राम दाना देना पड़ता है। तो जितना लीटर दूध देने वाला पशु हो उसी हिसाब से उसका दाना बढ़ा करके दें और प्रतिदिन प्रति पशु 25 से 30 ग्राम खनिज लवण अवश्य डालें और 50 ग्राम आयोडाइज्ड नमक अगर हम निरंतर देते रहें पशु को तो पशु में जो बांझपन की समस्या हो रही है, जिसमें गर्भधारण की दिक्कत आ रही है या सही समय पर पशु गर्म नहीं हो रहा है, तो इन चीज़ों से हमारे किसान भाई मुक्ति पा सकते हैं। और अगर बांझपन की समस्या नहीं है तो उस पशु से हम निरंतर प्रतिवर्ष बच्चा ले सकते हैं और दुग्ध का उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। और किसान भाई को अगर इसमें ज़्यादा समस्या आती है तो जो भी नज़दीकी पशु चिकित्सालय हो वहाँ पशु चिकित्सक से परामर्श करके ऐसे पशुओं का निदान तत्काल अवश्य कराएं। किसान भाई अगर अपना इस तरह का आगे रख रखाव रखेंगे तो निश्चित तौर पर वो अपने पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन ले सकेंगे। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। कार्यक्रम में आगे और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
आधुनिक युग में किसान अधिक उत्पादन की चाह में अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो कम हो ही रही है, साथ ही इसका मानव स्वास्थ्य और वातावरण पर भी विपरीत असर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर किसान फसलों में जैविक खाद का प्रयोग करें तो इनसे अच्छा उत्पादन तो मिलेगा ही, साथ ही पर्यावरण और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। इसीलिए आज हम हरी खाद वाली फसलों की खेती और उनकी पटाई किस समय पर करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ पंकज कुमार। किसान भाई, अभी हमारे यहाँ जो खेती थी गेहूं की, मक्के की, वो कटाई की अवस्था पे आ चुकी है और इसकी कटाई के बाद किसान बंधु इंतजार करते हैं कि वो कब खरीफ धान की खेती करें। खरीफ धान का उत्पादन बढ़ाना निश्चित रूप से हम सभी के लिए एक चुनौती बना हुआ है। तो किसान बंधु, पहली जो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जो हम अप्रैल के महीने में मिड अप्रैल तक अपने फसल की कटाई करते हैं, उससे लेकर के जून जुलाई तक का जो हमारा खेत खाली रहता है, उस समय को किस तरीके से हम सदुपयोग में ला सकें। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आप दलहनी फसलों की खेती कर सकते हैं, हरी खाद के रूप में दलहनी फसल ले सकते हैं, या दलहनी फसलों के अलावा जो हरी खाद के लिए ढैंचा है, हमारा सनई है, इनको आप प्रयोग में अगर लाते हैं तो खरपतवार की जो समस्या है वो भी आपकी कमेगी और उसके बाद जो मिट्टी की जो दशा है वो भी अच्छी होती है। और इन सभी को जो है लगाने का जो समय है वो अप्रैल से लेकर के जुलाई तक आप मुख्य खेत में इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, आइए अब बात करते हैं इसके बीज दर की। तो सनई के लिए 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ढैंचा के लिए 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, लोबिया के लिए 45 से 55 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, उड़द मूंग के लिए 20 से 22 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और ग्वार के लिए 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। आइए अब बात करते हैं हरी खाद लेने की विधि पर। सिंचित अवस्था में मानसून आने के 15 से 20 दिन पूर्व या असिंचित अवस्था में मानसून आने के तुरंत बाद खेत अच्छी तरह से तैयार कर हरी खाद की फसलों के बीज बोने चाहिए। हरी खाद बोने के समय 20 किलोग्राम नत्रजन तथा 40 से 60 किलो सल्फर प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी फसल लेनी हो उसमें सल्फर की मात्रा देने की आवश्यकता नहीं होती तथा नत्रजन में भी 50% तक की बचत की जा सकती है। जब फसल की बढ़वार अच्छी हो गई हो लेकिन तनों में कोमलता हो, उस समय खेत में डिस्क हैरो या रोटावेटर या हल चलाकर पाटा चलावें ताकि पौधे मिट्टी में अच्छी तरह मिल जाएं। खेत में यदि 5 से 6 सेंटीमीटर पानी भरा रहता है तो पलटने में कम मेहनत और मिट्टी दबाने में अधिक सफलता मिलती है। इसके बाद खेत में कम से कम 8 से 10 दिन तक 4 से 6 सेंटीमीटर पानी भरा रखने पर पौधों का अपघटन होने में सुगमता होती है। जो ढैंचा है हमारा, इसको जब 55 से 60 दिन के बाद आप पलटते हैं तो तकरीबन 25 से 30 टन जो है प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें हरे पदार्थ की मात्रा आपकी मृदा को प्राप्त होती है। और जो पोषक तत्वों की बात अगर हम करें तो 90 से 120 किलोग्राम के बीच में आपको नत्रजन की प्राप्ति होती है, 12 से 15 किलोग्राम पोटास की प्राप्ति होती है और 8 से 10 किलोग्राम फास्फोरस की प्राप्ति होती है। किसान भाई, एक पुरानी कहावत भी है कि आगे ढैंचा पीछे धान, उसे कहें सफल किसान। यानी कि जो किसान पहले ढैंचा की खेती करता है उसके बाद धान की खेती करता है, निश्चित रूप से सफल होता है। जो सनई है हमारा हरी खाद के रूप में, इसको हम अप्रैल से लेकर जुलाई तक इसको भी लगा सकते हैं और इससे जो हरे पदार्थ की मात्रा मिलती है वो 25 से लेकर 30 टन प्रति हेक्टेयर है और जो नत्रजन प्राप्त होता है वो 75 से लेकर के 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। जो फास्फोरस प्राप्त होता है वो 12 से 15 किलोग्राम होता है और जो पोटास प्राप्त होता है वो 5 से 8 किलोग्राम के बीच में होता है। किसान बंधु, हरी खाद अगर हम लगाते हैं तो इससे कई सारे लाभ। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
झरबेरा फूल आज के समय में व्यावसायिक फूल बनता जा रहा है। इसकी मांग को देखते हुए प्रदेश के बहुत से किसानों का रुझान इसकी खेती की तरफ हुआ है। तो जिन किसान भाइयों के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं और वो इसकी खेती करना चाहते हैं, तो वो इसकी रोपाई से लेकर के फसल का प्रबंधन तक के कार्यों को किस तरह से करें, इस पर अपने सुझाव दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक ब्रजेश कुमार। तो झरबेरा एक फूल है जो देसी की तरह होता है और उसका मार्केट में जैसे बुके देना हुआ या गुलदस्ता बनाना हुआ, इसके लिए बहुत अच्छी उसकी मार्केट है। पहली बात स्थान चयन एवं भूमि चुनाव की, तो इसकी खेती के लिए जमीन समतल हो तथा ऊंचे स्थान पर हो जहां हवा का रुकाव न हो। कम से कम 30 मीटर की दूरी तक कोई भी बहुमंजिला इमारत ना हो तथा अच्छी गुणवत्ता एवं सिंचाई जल की व्यवस्था हो वहां पर करनी चाहिए। खेती शुरू करते हैं, हम झरबेरा की खेती करने जाते हैं तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि उस जो ग्रोइंग मीडिया जिसमें पौधे लगाए जाएंगे, जो बेड हम तैयार करते हैं उसे बनाने पे विशेष ध्यान देते हैं। बेड तैयार करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि बेड का जो मटेरियल है वो उसमें मुर्गी की खाद वगैरह नहीं उपयोग करना चाहिए। उसमें मिट्टी और फार्म यार्ड मैन्योर जिसे बोलते हैं हम लोग, कंपोस्ट, उसको 2:1 रेशियो में 2 भाग मिट्टी और 1 भाग कंपोस्ट का उपयोग करके बनाया जाता है। बेड की तैयारी के पूर्व मिट्टी को रोग एवं कीट रहित करने के लिए 100 वर्ग मीटर के लिए 7 से 10 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड दवा को 100 लीटर पानी की दर से मिलाकर पावर स्प्रे से छिड़काव कर उसे पॉलीथीन शीट से ढककर चारों ओर से दबा दें, जिससे मिट्टी में पड़ी दवाइयों से बनने वाली गैस बाहर न जाए। 3 से 4 दिन बाद पॉलीथीन शीट हटाकर मिट्टी में पानी भर दें तथा 3 से 4 दिन तक लगातार फावड़े की सहायता से पलटते रहना चाहिए। सुगमता पूर्वक सभी कृषि कार्य संचालन होने के लिए झरबेरा की खेती रेज बेड पर की जाती है। बेड की ऊंचाई को 45 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर ऊंचा रखते हैं जब सतह से, और यदि संभव हो तो उसमें बेड के नीचे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े डाल देते हैं, जिससे क्या होगा, अधिक पानी होने की स्थिति में पौधों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। बेड की जो चौड़ाई रखते हैं वो नीचे 90 सेंटीमीटर और ऊपर की तरफ 80 सेंटीमीटर रखते हैं। इस बेड पर 3 लाइन पौधे लगाए जा सकते हैं। पौधे से पौधों को लगाने की दूरी जो होती है वो लगभग 30 सेंटीमीटर रखते हैं या 1 फीट रखते हैं। पौधे लगाने से पूर्व ये इस पौधों को किसी तरह की बीमारी और कीट से नुकसान न हो, इसके लिए मीडियम जो होता है ग्रोइंग हमारा, उसको स्टरलाइज कर लेते हैं। यदि झरबेरा फूल की किस्मों की बात करें तो झरबेरा फूल की किस्में विभिन्न रंगों की होती हैं, जैसे लाल, पीला, मैरून, सफेद, गुलाबी। इसके अलावा बहुरंगी किस्में हैं। यदि झरबेरा फूल को खुले में उगाया जाए तो इसकी गुणवत्ता एवं आकार दोनों अच्छी नहीं रहती। बाजार मांग एवं रंगों के अनुसार निम्न प्रकार हैं, जिसमें से इसका चयन कर आप झरबेरा की खेती कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। विभिन्न रंगों के लिए विभिन्न प्रजातियां आती हैं, जैसे आप सफ़ेद में डालमा है, इसी तरह पिंक में रोजेलिन है। इस तरह से अच्छी प्रजातियों का चुनाव करें और कोशिश करें कि टिश्यू कल्चर पौधों का उपयोग करें, जो और वैसी कंपनियों से या वैसे संस्थानों से पौधे लें जो विश्वसनीय हैं। और पौधों को जैसा पहले बताया कि इस बेड पे जो हम बनाते हैं 80 सेंटीमीटर चौड़ी बेड, इस पे 3 लाइन पौधों की लगाते हैं। पौधों से पौधों की दूरी को जो है वो 30 सेंटीमीटर रखते हैं और लाइन से लाइन की दूरी को भी 30 सेंटीमीटर रखते हैं। पॉली हाउस में ड्रिप की सुविधा ज़रूर होती है, अगर नहीं है तो मैनुअल ड्रेंचिंग के थ्रू इरिगेशन कर सकते हैं। जहां तक खाद उर्वरकों की उपयोग की बात है तो बेड तैयार होने के बाद बेसल उर्वरक रूप में सिंगल सुपर फास्फेट, 2.5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, आधा किलोग्राम बायोजाइम ग्रेन्यूल्स, 200 ग्राम ह्यूमिगार्ड ग्रेन्यूल्स 200 ग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से बेड के ऊपर की सतह में मिला देना चाहिए।
झरबेरा की खेती में पौधरोपण एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। सामान्य रूप से जनवरी से मार्च एवं गर्मी में रोपाई जून से अगस्त तक की जाती है। और लगाने के बाद प्रतिदिन सुबह शाम 2 बार इरिगेशन देना होता है पहले 1 सप्ताह तक। और पहले अगर ड्रिप है तो प्रति पौधे के पास एक ड्रिप होनी चाहिए, जिससे कि पौधों को इस्टेब्लिश होने में आसानी होती है। और पहले 1 सप्ताह तक सिंचाई देने के बाद उसके बाद सुबह शाम सिंचाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नमी को ध्यान में रखते हुए तदनुसार सिंचाई की जाती है। पौधे में खरपतवार से मुक्त रखने के लिए निराई गुड़ाई करना आवश्यक है। यदि ऊपर की जमीन कुछ सख्त दिखाई दे तो 10-15 दिनों के अंतराल पर खुरपी द्वारा हल्की गुड़ाई कर देनी चाहिए। समय समय पर खरपतवारों को हटा देना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम कलीमपुर, जिला बलरामपुर के कृषक मोहम्मद इम्तियाज अहमद ने। यह मछली पालन करने के लिए नए तालाब का निर्माण किस तरह से करें, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो मोहम्मद इम्तियाज अहमद जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। नए तालाब का निर्माण। हमारे प्रदेश में मत्स्य पालन प्राय गांव एवं कस्बा में निर्मित पारंपरिक तालाबों में, जो कि मुख्यतः सामुदायिक प्रयोजनों के लिए बनाया गया, में किया जाता रहा है, जिसके कारण मत्स्य उत्पादकता एवं उत्पादन में आशातीत वृद्धि नहीं हो पाई है। तालाब मत्स्य उत्पादकता में बड़ी खाई के प्रमुख कारणों में तालाबों का वैज्ञानिक तरीके से निर्मित न होना भी प्रमुख है। देश में नीली क्रांति के फलस्वरूप गुजरे जमाने का मत्स्य पालन का स्थान अब एक्वाकल्चर यानी जल कृषि ले चुका है। समृद्धि का पर्याय बन चुकी जल कृषि अपने में असीम संभावनाएं समेटे है। यह संभावनाएं अपने प्रदेश जैसे प्रदेश के लिए विवेकपूर्ण दोहन से वरदान साबित हो सकता है। अतः किसान भाइयों, जल कृषि के उत्पादकता एवं उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि हेतु नए तालाब निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करना अत्यंत ही आवश्यक है। इसी के तहत पहला पहलू आता है स्थल का चयन। तालाब निर्माण हेतु स्थल का चयन एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि योजना की सफलता तालाब निर्माण हेतु स्थल के चयन पर ही निर्भर करती है। स्थल का चयन करते समय जल स्रोत, मिट्टी की गुणवत्ता, सुलभ संपर्क मार्ग, बाढ़ से खतरा, निर्माण की आर्थिकी आदि जैसे प्रमुख बिंदुओं पर विचार करना आवश्यक है। जल स्रोत। जल कृषि हेतु उत्तम गुणवत्ता वाले प्रदूषण रहित जल की आबाद उपलब्धता होनी चाहिए। जल स्रोत में सस्ता नदी, नहर, जलाशय, झील, वर्षा जल, कुआं एवं भूजल यानी बोरिंग प्रमुख हैं। इनमें से कोई भी स्रोत का चयन किसान भाई अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं, बशर्ते कि चयनित जल स्रोत प्रदूषित न हो। मिट्टी की गुणवत्ता। तालाब निर्माण के पूर्व प्रस्तावित स्थल की मिट्टी की गुणवत्ता का जांच अत्यंत ही आवश्यक है। मोटे तौर पर चयनित स्थल की मिट्टी ऐसी हो जिसमें पानी का रिसाव यानी कम से कम हो। इसके लिए क्लेई, सिल्टी क्लेई एवं क्लेई लोम जैसे मिट्टी उपयुक्त माना जाता है। बलुई मिट्टी वाले स्थल का चयन तालाब निर्माण हेतु नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मिट्टी में अत्यधिक जल रिसाव के साथ साथ बांध आदि बनाने में भी काफी दिक्कत एवं खर्चीला होता है। प्रस्तावित स्थल पर मिट्टी की गुणवत्ता किसान भाई आसानी से परख सकते हैं। इसके लिए प्रस्तावित भूभाग में 1.8 मीटर, 1.5 मीटर, 2.5 मीटर आकार का गड्ढा काफी होता है। जांच हेतु गड्ढे से एक मुट्ठी भर मिट्टी लेकर उसका गोला बना ले। गोले को थोड़ा ऊपर फेंककर हथेली पर लेवें। अगर गोला चूर चूर हो जाए तो समझना चाहिए कि मिट्टी तालाब निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं है। अगर गोले में थोड़ी कम विकृति के बाद टूट फूट न हो
तो समझना चाहिए कि मिट्टी में क्ले की उपयुक्त मात्रा है एवं स्थल तालाब निर्माण हेतु उपयुक्त है। प्रस्तावित स्थल यथासंभव सड़क मार्ग से सटे या बगल में होना चाहिए ताकि बरसात के समय भी आसानी से तालाब पर जाया जा सके। इसके अलावा प्रस्तावित स्थल का चयन बाढ़ अप्रभावित क्षेत्र में निचली किस्म की जमीन में करना चाहिए ताकि तालाब निर्माण में लागत खर्च कम हो। तालाब का प्रकार। आधुनिक जल कृषि की विभिन्न प्रणालियों के मद्देनजर प्रचलन प्रविधि के अनुसार तालाब 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है नर्सरी तालाब। नर्सरी तालाब आकार में छोटे होते हैं, जिसका क्षेत्रफल 1000 से 3000 वर्ग मीटर एवं गहराई 1 से 1.5 मीटर की होती है। इस प्रकार के तालाब में मत्स्य स्पोन, पौना से फ्राई मत्स्य बीज तैयार की जाती है। दूसरा है रियरिंग या पालन तालाब। रियरिंग तालाब का क्षेत्रफल 3000 से 5000 वर्ग मीटर का होता है एवं गहराई 1.5 मीटर से 2 मीटर की होती है। इसमें फ्राई अंगुलिकाएं तैयार की जाती हैं। इन्हीं में तीसरा है संचयन या स्टोकिंग तालाब। संचयन तालाब का क्षेत्रफल 5000 वर्ग मीटर से कितना भी बड़ा हो सकता है एवं गहराई 2 मीटर से 2.5 मीटर की होती है। इसमें अंगुलिकाएं फिंगरलिंग का संचय कर बाजार योग्य मछली तैयार की जाती है। तालाब का आकार। यूं तो तालाब विभिन्न आकार का हो सकता है, परंतु आधुनिक जल कृषि हेतु तालाब का आकार आयताकार प्रबंधन की दृष्टिकोण से अधिक उपयुक्त माना जाता है। तालाब निर्माण के समय तालाब की लंबाई की दिशा इस प्रकार रखी जानी चाहिए कि प्रचलित हवा की दिशा की संधि में हो। तालाब की खुदाई एवं बांध निर्माण। प्रस्तावित स्थल पर वास्तविक तालाब निर्माण हेतु मिट्टी कटाई का कार्य ट्रैक्टर, बुलडोजर या मजदूर द्वारा आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। छोटे तालाब जैसे नर्सरी एवं रियरिंग तालाब निर्माण हेतु मजदूर से ही मिट्टी कटाई का कार्य करना चाहिए, जबकि बड़े तालाब यानी संचयन तालाब निर्माण हेतु सुविधानुसार बुलडोजर या ट्रैक्टर का प्रयोग करना लाभप्रद होता है। तालाब की खुदाई करते समय तालाब के चारों तरफ भीतरी किनारे में उचित स्लोप या ढाल का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि मिट्टी की कटाई करते समय खासकर किनारे में मिट्टी सीधा या खड़ा न काटकर क्षेत्र तिरछा होना चाहिए। तालाब में उचित स्लोप रहने से जल भरण के पश्चात कालांतर में मिट्टी कटाव से वर्म, अंगनई एवं बांध तथा तालाब के किनारे के बीच के भूभाग को कहा जाता है, जिसका बांध की सुरक्षा के साथ साथ जल कृषि से जुड़े अन्य प्रबंधकीय कार्यों का संपादन की दृष्टिकोण से काफी महत्व है। वर्म की चौड़ाई 3 फीट होनी चाहिए। तालाब के बांध का निर्माण करते समय प्रस्तावित भूभाग की भौगोलिक स्थिति, तालाब में अधिकतम टिकाऊ जल की गहराई, उस क्षेत्र में जल जमाव की अधिकतम ऊंचाई इत्यादि बातों का ध्यान रखना चाहिए। बांध की ऊंचाई वहां के अधिकतम जल जमाव से 60 सेंटीमीटर अधिक होनी चाहिए। साथ ही बांध के ऊपर चलने फिरने हेतु कम से कम 3 से 4 फीट जगह अवश्य होनी चाहिए। बांध बनाते समय स्लोप का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार स्लोप 1:1:25 से 1:2:25 तक हो सकता है। बांध बनाते समय प्रत्येक 1 फीट मिट्टी के भरण के पश्चात पानी से हटा दें एवं उसे अच्छी तरह से रोलर या पाटा चलाकर मिट्टी को बैठा दें। इस तरह जब बांध निर्धारित ऊंचाई तक पहुंच जाए तब बांध के ऊपर एवं साइड में घास अवश्य लगा दें, ताकि बरसात के समय मिट्टी कटाव एवं तालाब को असमय भरण से बचाव हो सके। इस बताए गए नीतिगत सिद्धांतों के अलावा तालाब निर्माण में व्यवहारिक पहलू का भी ध्यान रखना आवश्यक है, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला, तालाब निर्माण में लागत खर्च कम से कम हो। इसके लिए आवश्यक है कि मिट्टी की खुदाई का प्रबंधन इस प्रकार करना चाहिए कि यथासंभव उतनी ही मिट्टी की कटाई का कार्य हो, जिससे कि बांध का निर्माण पूरा हो जाए। दूसरा, जल आगमन एवं निकासी तंत्र का खाका आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित स्थल की वास्तविक भौगोलिक स्थिति के अनुसार इस प्रकार किया जाए ताकि जल भंडारण एवं निकासी में आसानी हो। तीसरा, अगर प्रस्तावित स्थल पर मत्स्य प्रक्षेत्र या फार्म बनाने की योजना हो तो नर्सरी एवं रियरिंग तालाब स्थल के ऊपरी हिस्से में एवं संचयन तालाब का निर्माण
निचले हिस्से में करना चाहिए। इस प्रकार इन बातों को ध्यान में रखकर अगर नए तालाब का निर्माण किया जाए तो निश्चय ही तालाब तकनीकी दृष्टिकोण से उपयुक्त एवं उपजाऊ होगा, जिसमें टिकाऊ जल कृषि पर किसान भाई अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकेंगे। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पॉली हाउस में लगी शिमला मिर्च की फसल में लगने वाले हानिकारक कीट और रोगों की रोकथाम, जैविक खेती के लाभ और उसके महत्व पर जानकारी। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।